सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो हमारी जो क्वेश्चंस हैं जो आपने सेंड किए थे, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम। ठीक है, सो ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस ये एंड 5 क्वेश्चंस ये हैं। क्लियर? ओके, सो जो हमारे इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है कि अ सॉल्यूशन ऑफ ए का मोलर मास दिया हुआ है 20 एंड बी का मोलर मास दिया हुआ है 10, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है बी का। ठीक है, तो इसलिए एक्स बी लिखा हुआ है। हैविंग डेंसिटी 0.7 ग्राम पर ml, और डेंसिटी कितनी है 0.7 है। तो हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ बी। हमें मोलैरिटी और मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है बी की इन दिस सोल्यूशन, क्या होगी वो। ठीक है, देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। कई बच्चों के जो डाउट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं, मोलैरिटी इनके ऊपर डाउट्स आ रहे हैं। तो वैसे मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, और आपको ना कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए कि कैसे मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में करते हैं, कैसे मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में कैसे स्ट्रेंथ को कन्वर्ट करते हैं, बाकी सब में। तो ये आपको कन्वर्जन्स पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैं एक वीडियो का आपको इसमें लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर आपकी कन्वर्जन्स होंगी, मोलैरिटी को कैसे बाकी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देखना आपकी सारी कन्वर्शंस उसके अंदर ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1 के अंदर हमें ए है और साथ में क्या है, बी है। ठीक है, ए का मोलर मास कितना है, ए का मोलर मास है 20, और जो बी है, बी का मोलर मास कितना है, बी का मोलर मास है हमारे पास 10 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है 0.6। ठीक है, देखो हमें पता है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। अगर मोल फ्रैक्शन बी का 0.6 है तो ए क्या होगा, 1 माइनस 0.6, तो वो कितना होगा 0.4 होगा वो। तो वो कितना होगा 0.4 होगा वो। ठीक है, और हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितनी है, वो है 0.7 ग्राम पर ml, 0.7 ग्राम पर ml। ठीक है, देखो सबसे पहले हम निकालते हैं मोलैलिटी। सबसे पहले क्या निकालते हैं, मोलैलिटी, और हमें बी की निकालनी है। ठीक है, तो हम जो बी की मोलैलिटी निकालें तो हम फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एक्स बी इंटू 1000 अपॉन एक्स बी इंटू 1000 अपॉन एक्स ए इंटू में मोलर मास ऑफ ए, एक्स ए इंटू में मोलर मास ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी। एक्स बी कितना है हमारा 0.6 इंटू में 1000 अपॉन में एक्स से कितना है 0.4 इंटू मोलर मास ऑफ ए का मोलर मास कितना है 20 है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 600, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 8 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा 75। 75 के आगे हमारे पास मोलैलिटी आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम निकालेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या हमारे पास, एक्स बी इंटू में 1000 इंटू में डेंसिटी भी आती है। मोलैलिटी के अंदर क्या आती है, डेंसिटी आती है। एक्स ए इंटू में मोलर मास ऑफ ए प्लस एक्स बी इंटू में मोलर मास ऑफ बी, तो ये फॉर्मूला होगा हमारा। एक्स बी कितना है 0.6 इंटू में क्या कर देंगे 1000, डेंसिटी कितनी है 0.7 अपॉन में एक्स से कितना है 0.4 इंटू में मोलर मास ऑफ ए दैट इज 20। ठीक है, प्लस में क्या करेंगे, एक्स बी कितना है 0.6 इंटू में, और जो मोलर मास है वो कितना है इसका 10 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ से 420, और यहाँ से 8 प्लस 6, यहाँ से कितना आएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली सॉल्व करके इसको आ जाएगा हमारे पास 30 मोलर आ जाएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी आ गई हमारे 75 और मोलैरिटी कितने आ गई 30, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो वही है कि आपको कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए। अगर आपको कन्वर्जन्स पता है तो आपको जो क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी है, नो डाउट बिना कन्वर्जन के भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। बट वही है कि थोड़ा आपको एक तो ज़्यादा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आपको कन्वर्जन्स आती है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स के। बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है कंसंट्रेशंस में। टॉपिक नो डाउट थोड़ा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है ये। और अगर एक बार आपको इसके ऊपर जो आपकी ग्रेस्प पावर अगर इंक्रीज हो गई है, अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया, सारे कंसेप्ट आपने इसके सही से कर लिए हैं, तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो मेंस लेवल हो चाहे वो एडवांस लेवल हो, आप उन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है हमारा, एक तो है 125 ml ऑफ 8% W/W NaOH सोल्यूशन। हमें NaOH का सोल्यूशन दिया हुआ और हमें HCl का सोल्यूशन दिया हुआ, और हमसे पूछ रहा है कि बताओ जो इसका नेचर है, नेचर क्या होगा, बताओ इसका नेचर क्या होगा। ठीक है, देखो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, या फिर इनमें से कुछ नहीं होगा। हमें एक क्या दिया हुआ है, हमें एक HCl दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, एक NaOH दिया हुआ है। हमें पता है कि एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, अब वही है कि अगर हमारा एसिड ज़्यादा है,
अगर एसिड क्या है ज़्यादा है तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर हमारा बेस ज़्यादा है तो सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। तो हमने दोनों में क्या करने हैं, हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा और कौन सा कम है, कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा और कौन सा सोल्यूशन कम है। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, वो हम चेक करते हैं नंबर ऑफ मोल से। हमें इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है, हमें इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा आए वो सोल्यूशन ज़्यादा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम आए वो सोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम कितना है, पहले चलते हैं। वट वॉल्यूम 125 ml ऑफ 8% NaOH। NaOH को मैं थोड़ा इधर करके लिखता हूँ। देखो इसका वॉल्यूम कितना है NaOH का, 125 ml। 8% W/W है ये, 8% W/W, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है डेंसिटी कितनी है, 1 है। 8% W/W है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं 125 ml। HCl का वॉल्यूम कितना है, 125 ml। और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 10% W/V, 10% W/V। हमें बताना है कि नेचर क्या होगा इसका, हमें क्या बताना है कि जो इसका नेचर है, नेचर वो क्या होगा, ठीक है। देखो नेचर हम कैसे बताएंगे, हमें क्या करेंगे, पहले 8% W/W का मतलब क्या होता है कि 8 ग्राम है। 8% का W/W का मतलब है कि 8 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 8% W/W का मतलब ये है ना कि 8 ग्राम है, कितने में है वो, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब 8 ग्राम है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी है 1। तो डेंसिटी 1 है तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना था, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी कितना होगा, 100 ml होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इसकी 1 है, डेंसिटी क्या, इसकी डेंसिटी 1 है, ठीक है। ओके देखो 100 ml में 100 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना है, ये 8 ग्राम है। 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना है, ये 8 ग्राम है, ठीक है। 1 ml सोल्यूशन में कितना होगा, ये 8/100। और कितना ml गिवन है, 125 ml। सो 125 ml सोल्यूशन में कितना हो जाएगा, इनटू में क्या कर देंगे हम, 125 कर देंगे। सो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 5, यहाँ पे कितना आएगा 4 into 8, 5 into 2 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 10 आ गया, कितना आ गया 10 ग्राम। दैट मीन्स 125 ml सोल्यूशन के अंदर ये 10 ग्राम क्या है हमारे पास, NaOH है, ठीक है। अब NaOH 10 ग्राम है तो उसके मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है 10 ग्राम, मोलर मास कितना है NaOH का 40 है। सो 1/4 का मतलब है 0.25, 1/4 का मतलब है 0.25 है, ठीक है। ये तो इसके तो मोल आ गए 0.25। ओके अब चलते हैं HCl के। 10% W/V का मतलब क्या है कि 10 ग्राम है, 10 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन। ओके 100 ml में कितना है, 10 ग्राम है। 1 ml में कितना होगा, 10/100। कितना ml गिवन है, 125 ml। उसमें कितना होगा, इनटू में क्या कर देंगे, 125 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ सोल्व करने के बाद 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास ये 12.5। कितना आएगा, 12.5 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 12.5 ग्राम आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय में मोलर मास। गिवन मास कितना है 12.5, मोलर मास कितना है, मोलर मास हमें HCl का तो आएगा 36.5। इसको पूरे को सोल्व करेंगे, पूरे को सोल्व करने के बाद ये आएगा हमारे पास 0.34। देखो ये आया 0.25, ये आया 0.34। तो ज़्यादा कौन है, HCl ज़्यादा है। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स HCl के ज़्यादा और NaOH के क्या है, कम है। अगर HCl के ज़्यादा NaOH कम है तो सोल्यूशन क्या होगा हमारा, एसिडिक होगा। सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सोल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल, नन। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए आंसर आएगा इसका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को गिवन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बताना है, व्हाट वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 solution should be mixed with 40 ml of 0.1 molar NaOH solution such that the resulting solution has a concentration of H2SO4 is 6/55 molar। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ मिक्सिंग का क्वेश्चन है ये, कि दो सोल्यूशन को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो वो क्या होगा। पहली बात तो आपको मिक्सिंग का कंसेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये। मिक्सिंग कंसेप्ट में क्या है कि जब दो हम सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो वो उनके दो केस बनते हैं, वेदर इट इज़ रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग। अगर रिएक्टिंग है या फिर वो नॉन रिएक्टिंग है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता अच्छी बात है, वरना मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको मोलैरिटी का, तो वहाँ पे आपने देखना है कि मिक्सिंग का कंसेप्ट क्या है। मिक्सिंग कंसेप्ट आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वैसे ये जो है ये रिएक्टिंग है हमारे पास, कि है क्या हमारे पास H2SO4 और साथ में क्या है NaOH है, ठीक है।
हमें पता है कि H2SO4 NH मिलकर क्या बनाएंगे Na2SO4, और साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। ओके, अब देखो हमें H2SO4 है वो कितने मोलर है, 0.2 मोलर। H2SO4 कितना है, 0.2 मोलर। सोल्यूशन शुड बी मिक्स्ड विद 40 ml, ये कितना है 40 ml, और इसकी जो मोलैरिटी है वो कितने है 0.1 मोलर है। मोलैरिटी कितने 0.1 मोलर है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि देखो ये बोल रहे हैं कि H2SO4 का वॉल्यूम कितना होगा, H2SO4 का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम वो कितना होगा, मैंने मान लिया कि वो XML है, कि वो बोल रहे हैं कि जो H2SO4 का वॉल्यूम कितना होगा कि बाद में जो हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन है, रिजल्टिंग सोल्यूशन के अंदर क्या हो 6/55 क्या है इसकी कंसनट्रेशन आए, ठीक है। देखो ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है, और हमें सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा। अब देखो H2SO4 की कंसनट्रेशन क्या है, इसका मतलब है कि H2SO4 बच गया है हमारा, H2SO4 रिएक्शन के अंदर बचा है ना, इसका मतलब है कि H2SO4 का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है बहुत, NH का वॉल्यूम क्या है, कम है। अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तभी तो ये लास्ट टाइम बचेगा, और ये दोनों जो इसका वॉल्यूम होगा वो सारा का सारा मिलकर क्या बना देंगे, सोल्ट प्लस वाटर बना देंगे, ठीक है। मैंने लेट कर लिया कि जो इसका वॉल्यूम है वो कितना है XML है, इसका वॉल्यूम कितना है XML है, ठीक है। ओके, देखो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जब ये हमारी मोलैरिटी और ये हमारा वॉल्यूम है, हम पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स कैसा निकालते हैं हम M/V करके, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके। तो देखो अगर हमारा जो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम है हमारा लीटर के अंदर, अगर वॉल्यूम हमारा लीटर के अंदर, तब तो हमारे क्या आएंगे नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, अगर वॉल्यूम लीटर में हो तो नंबर ऑफ मोल्स। बट अगर हमारा वॉल्यूम ml में हो तब हमारे मोल्स आएंगे, तब हम उसको बोलते हैं मिली मोल्स, तब हम क्या बोलते हैं मिली मोल्स। तो मिली मोल्स कितने आएंगे इसके 0.1 इंटू में 40, तो इन शॉर्ट इसके मिली मोल्स कितने आ गए, इसके 4 मिली मोल्स आ गए। इससे कितने मिली मोल्स आ गए, 4 मिली मोल्स आ गए, ठीक है। ओके, अब देखो अब मेरे को ये बताओ कि इसके मिली मोल्स अगर हम यहाँ पर से निकाल लें, इसके मिली मोल्स कितने आएंगे, जिसके मिली मोल्स है वो कितने आएंगे यहाँ से, मिली मोल्स 0.2 इंटू एक्स, 0.2 इंटू में एक्स, ये इसके क्या आ गए मिली मोल्स आ गए H2SO4 के, ठीक है। ओके, देखो अगर हम ये बात करें कि H2SO4 के लिए NH कितना चाहिए, देखो मैं आपको सिंपल से को बताता हूँ कि हमारा इस क्वेश्चन को करने का जो फॉर्मूला होता है मोलैरिटी, वो हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम लेफ्ट मिली मोल्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम, लेफ्ट मिलीमोल्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। लेफ्ट मिलीमोल्स का मतलब है कि देखो कुछ मोल तो H2SO4 के NH के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बना देंगे सोल्ट प्लस वाटर, बट कुछ मोल्स H2SO4 के बचेंगे, उससे क्या निकलेगी हमारी मोलैरिटी में निकलेगी, और उसी को हम क्या बोलेंगे लेफ्ट मिलीमोल्स बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे लेफ्ट मिलीमोल्स बोलेंगे। देखो मोलैरिटी कितनी गिवन है 6/55 लेफ्ट मिलीमोल्स, लेफ्ट मिलीमोल्स जितने भी मोल्स बचे हैं, मैंने लेट कर लिया कि जो H2SO4 के ना वाई मोल्स बच गए हैं, H2SO4 के वाई मोल्स हमारे बच गए हैं वहाँ पे, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, देखो यहाँ से वॉल्यूम x है और यहाँ से वॉल्यूम कितना है 40, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 40 प्लस x, इसका 40 वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम मैंने x लेट कर लिया, तो ये हो गया। यहाँ से ना हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से क्या आएगी हमारी एक इक्वेशन आएगी, वो आएगी हमारी 240 प्लस 6x इज इक्वल टू 55y, तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ गई है। एक इक्वेशन हमें ऊपर से बनानी है। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, एक H2SO4 के मोल के लिए अगर H2SO4 हमारे पास 1 मोल हो तो NH के कितने मोल यूज होंगे, 2 मोल यूज होंगे, एक H2SO4 के लिए 2 मोल यूज होंगे। NH के हमारे पास 4 मोल हैं, NH के हमारे पास कितने हैं 4 मोल है, तो NH के 4 मोल के लिए H2SO4 के कितने मोल चाहिए, देखो इसके 2 के लिए इसका 1 चाहिए, इसके 2 के लिए इसका 1 चाहिए, इसके 4 है, 4 के लिए कितने चाहिए 2 चाहिए, 4 के लिए कितने चाहिए 2 मोल चाहिए ना, 4 के लिए 2 मोल चाहिए H2SO4 के। अब देखो 2 मोल तो चाहिए, 2 मोल से NH क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अगर H2SO4 2 मोल और NH क्या हो 4 मोल हो तो ये क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हमें तो लेफ्ट मोल्स भी चाहिए तभी तो मोलैरिटी निकलेगी, तो लेफ्ट मोल्स मैंने कितने लेट किए V, तो मैंने टोटल निकाली कि टोटल मोल्स कितने हैं इसके 2 प्लस वाई, टोटल मोल्स कितने हैं 2 प्लस वाई, और 2 प्लस वाई किसके को लाएगा, इसके को लाएगा 0.2 इंटू में x, 0.2 इंटू में x। देखो 2 मोल तो हैं NH के लिए जितने चाहिए और y मिलीमोल्स बच गए हैं क्योंकि तभी तो मोलैरिटी निकलेगी बचे हुए मोल्स के लिए, और इंटू में क्या आया था 0.2 इंटू एक्स, ये मिलीमोल्स आया था तो ये भी क्या हो गया मिलीमोल्स हो गए, ठीक है। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ये 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.2 एक्स, दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन में से x की और y की वैल्यू सोल्व कर लेना, बता देता हूँ x की वैल्यू आएगी हमारी 70
और y की वैल्यू आएगी 12। हमें y की वैल्यू कुछ नहीं करना, x की वैल्यू का करना है। और x ही हमारा क्या था, आंसर था कि कितना उसका वॉल्यूम होगा। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए, दैट इज 70 ml। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि मैंने ये क्या किया है। 2 मोल तो NaOH के लिए यूज़ हो गए, वाई मोल्स बच गए, वाई मोल्स बचेंगे तभी तो मोलैरिटी निकलेगी। और 0.28 ये मेरे मिली मोल्स आए थे ऊपर से, ये मैंने इंडिविजुअल कैलकुलेट किए हैं। तो दोनों इक्वली होंगे ना आपस में, क्योंकि मिली मोल्स तो एक H2SO4 के सेम ही होंगे वो, ठीक है। तो यहाँ से हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो H2SO4 का जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो 30 ml है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। A sample of an ethanol water solution has a volume of 54.2 centimeter cube, that is ml। कि हमारे पे एक सैंपल है, सैंपल किस किस का है, वो इथेनॉल का। इथेनॉल क्या है, C2H5OH, ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर। कितना है इसका वॉल्यूम, कितना है इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो है हमारा 54.2 ml। एंड मास, इसका मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन वो है हमारा 49.6 ग्राम। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और हमें मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि बताओ जो हमारा मिक्सचर है ये इथेनॉल का और वाटर का, उसके अंदर कितने % इथेनॉल है बाय मास, बताना है हमने, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। हमें डेंसिटी गिवन है इथेनॉल की और वाटर की। डेंसिटी हमें किसकी गिवन है, C2H5OH, कितनी है इसकी, इसकी है हमारी 0.8 ग्राम पर ml। और जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी हमें पता है, हम स्टैंडर्ड कितने लेके चलते हैं, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। अब हमें बताना है ये, ओके। देखो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 49.6 है। मैंने लेट कर लिया, देखो 49.6 के अंदर इथेनॉल भी और वाटर भी है। मैंने लेट कर लिया कि लेट मास ऑफ इथेनॉल वो कितना मेरा x ग्राम है। लेट कर लिया कि मैंने जो मास ऑफ इथेनॉल है वो कितना है, x ग्राम है। तो वाटर का कितना आएगा, फिर वाटर का आएगा 49.6 माइनस x ग्राम। वाटर कितना मास आएगा, वो आएगा 49.6 माइनस x ग्राम आएगा वो, ठीक है। अब देखो ये है इथेनॉल का मास, ये है वाटर का मास। मैं इथेनॉल के मास से इथेनॉल का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ डेंसिटी का यूज़ करके। मैं वाटर के मास से वाटर का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ डेंसिटी का यूज़ करके। और जब दोनों का वॉल्यूम में ऐड करूँगा, वॉल्यूम कितना बनना चाहिए मेरा, 54.2 ml बनना चाहिए। ये क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है ना कि जब दोनों को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा, दोनों का सम हो जाएगा। तो इसका मास इसका मास, दोनों का मास क्या करूँगा, दोनों के मास से दोनों का वॉल्यूम निकालूंगा और दोनों के वॉल्यूम को ऐड करूँगा, वो कितना आएगा, 54.2 ml। बस मेरे को यही करना है, ठीक है। ओके, मेरे को पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मास बाय डेंसिटी। पहले मैं इथेनॉल के निकालूँ, इथेनॉल का मास कितना है, x, इथेनॉल की डेंसिटी कितनी, 0.8। तो इथेनॉल का क्या आ गया, ये वॉल्यूम आ गया ml में। और वाटर का तो हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी 1 है, तो जितने ग्राम उतने ही ml। सो वॉल्यूम ऑफ H2O 49.6 माइनस x कितना आ गया, ये ml आ गया। क्लियर है, ओके। सो मैं क्या करूँगा, x बाय में 0.8 ml प्लस 49.6 माइनस x ml इजिकल टू क्या आएगा, 54.2 ml आएगा। इजिकल टू क्या आएगा, 54.2 ml आएगा। यहाँ से मैं सोल्व कर लूँगा, यहाँ से सोल्व करने के बाद जो मेरा x आएगा वो आएगा 18.4 ग्राम आ जाएगा। जो मेरा x आएगा वो कितना आएगा, 18.4। मतलब मास ऑफ इथेनॉल कितना है, 18.4 है। मास ऑफ इथेनॉल कितना है, 18.4। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 49.6। तो परसेंटेज निकाल सकते हैं ना हमसे, परसेंटेज ऑफ इथेनॉल 18.4 अपॉन में 49.6 इंटू में क्या करेंगे, इंटू में हम 100 करेंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली सोल्व करके कितना आएगा, 37.1%। सोलर कितना आ जाएगा, 37.1% आएगा ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले मास था, लेट कर लिए इथेनॉल के मास को, फिर इथेनॉल के मास से वाटर का मास निकल गया, ठीक है। अपने दोनों के मास से दोनों का वॉल्यूम निकाले, दोनों का वॉल्यूम ऐड करें तो कितना आ गया, वो 54.2 आ गया, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ से x आ गया, तो हमारे पास फिर ये सोल्यूशन भी आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 5। द अर्ली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर बर्न्ड इन बॉडी। देखो ये बोल रहा है कि एक एस्ट्रोनॉट के लिए अगर उसकी बॉडी में 34 ग्राम सुक्रोज बर्न हो तो उसको उसकी बॉडी में मतलब 1 घंटे में वो 34 ग्राम सुक्रोज को क्या करता है, बर्न करता है। तो बोल रहा है कि बताओ उसको कितने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है अगर वो 1 दिन के लिए, मतलब 1 दिन में उसको कितने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखो
हमें पता है कि पहली बात तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है C12H22O11, सुक्रोज का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब इसके पहले रिएक्शन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 12 हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। हाइड्रोजन कितने हैं 22, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 × 2 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना आ गया यहाँ पे 24 और प्लस 11 35 में से 11 यहाँ यूज़ हो गए तो 12, यहाँ पे 12 आ गया, 12 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, देखो पहले इसका मोलर मास निकालेंगे, सुक्रोज का मोलर मास सुक्रोज का आएगा 342, और हमें पता है कि ऑक्सीजन का मोलर मास हमें पता है कि 16 32 है, ठीक है। देखो हमें पता है कि अगर हमारे पास 342 ग्राम क्या हो, 342 ग्राम सुक्रोज हो, अगर हमारे पास क्या हो 342 ग्राम सुक्रोज हो, C12H22O11, तो हमें ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है 12 × 32। देखो 12 मोल है ना, तो एक का मास कितना है 32, तो 12 × 32 हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर हम 342 ग्राम 342 ग्राम सुक्रोज को बर्न करते हैं तो उसके लिए हमें इतने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। 1 ग्राम सुक्रोज के लिए हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, 12 × 32 अपॉन में 342, ठीक है। और हमें कितना सुक्रोज दिया हुआ है, हमें दिया हुआ 34 ग्राम सुक्रोज, इंटू में क्या कर देंगे 34 ग्राम कर देंगे, इंटू में क्या करेंगे 34 करेंगे, ठीक है। यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 38.17 ग्राम O2। देखो ये तो जो ऑक्सीजन आई है वो 1 घंटे की आई है, ये जो ऑक्सीजन आई है वो क्या है 1 आवर की आई है, लिखा ना आर्ली एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्योंकि 34 ग्राम सुक्रोज तो वो 1 घंटे में बर्न करता है, पर पूरे एक उस दिन के लिए तो कितने चाहिए 24 चाहिए। तो हम क्या करेंगे फिर 1 आवर के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है 38.17 ग्राम, और 24 आवर के लिए कितनी है 24 इंटू में क्या कर देंगे 38.17, ठीक है। तो यहाँ सोल्व करने के बाद क्या आएगा 916.2 ग्राम, कि इसको एक दिन में इतने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो पहले हमने 1 घंटे की निकाली, फिर हमने कितनी निकालेगी 24 आवर की निकाली, दैट इज हमारे पूरे होल डे की। ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP प्रोड्यूस बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। ये कह रहे हैं कि देखो पहले आपको इसके लिए इक्वेशन पता होना चाहिए। जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करने पे हमें क्या देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, और साथ में हमारे यहाँ से C2H2 इथाइन गैस क्या होती है प्रोड्यूस होती है, इथाइन बोल दो या फिर इसको बोल दो आप एसिटाइलिन। एसिटाइलिन गैस क्या होती है यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। रिएक्शन को करेंगे हम बैलेंस करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखो हमें क्या दिया द वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP प्रोड्यूस, हमें निकालने की कितना वॉल्यूम गैस का प्रोड्यूस होगा C2H2 का बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। हमें कैल्शियम कार्बाइड का वेट कितना गिवन है 100 ग्राम गिवन है। देखो सबसे पहले हम इसके वो निकालेंगे मोलर मास, कि जो कैल्शियम कार्बाइड का मोलर मास कितना है, कैल्शियम का 40 और कार्बन का 12, तो 2 का कितना होगा 24, 4 2 6 64 आ गया, ठीक है। इसका हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है, गिवन मास है 64, मोलर मास कितना है वो है गिवन मास है 100 और मोलर मास है 64। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, नंबर ऑफ मोल्स आ गए ये कैल्शियम कार्बाइड के। अब देखो कैल्शियम कार्बाइड के 1 मोल से 1 मोल क्या बन रहे हैं हमारा एसिटाइलिन बन रहा है। कैल्शियम कार्बाइड के 1 मोल से 1 मोल क्या बन रहा है एसिटाइलिन बन रहा है। तो इतने मोल से इतने मोल क्या बनेगा एसिटाइलिन बनेगा, इतने मोल से इतने मोल क्या बनेगा एसिटाइलिन बनेगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2 कितना आएगा 100 बाय में 64। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटाइलिन कितने आएंगे 100 बाय में 64। अब देखो हमें पता है कि 1 मोल में 1 मोल ऑफ C2H2 उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, और कितने मोल हमें गिवन है 100 बाय 64 मोल का वॉल्यूम कितना होगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है, इतने मोल का वॉल्यूम कितना होगा, इतने मोल का वॉल्यूम होगा हमारे पास 35 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। कि हमें मोलैलिटी निकालनी है किसकी उसकी निकालनी है इथेनॉल की, और हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 वही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन था हमें मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है और मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है इथेनॉल का। देखो इथेनॉल हमारा सोल्यूट होगा और एक्वस क्या होगा हमारा वाटर क्या होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। तो x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना है 0.2,
x1 कितना आएगा, x1 आएगा 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। x1 क्या आएगा हमारा 0.8 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालनी मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, x2 इंटू में 1000, x2 इंटू में 1000 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा हमारे पास x1 इंटू में मोलर मास ऑफ 1, x1 इंटू मोलर मास ऑफ 1। x2 कितना है 0.2 इंटू में 1000 अपॉन x1 कितना है 0.8। मोलर मास कितना है वाटर का, वाटर का मोलर मास हमें पता कितना होता है, वो 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ से पूरा सोल्व करने के बाद मैं बता रहा हूँ, पूरा सोल्व करने के बाद आपका आएगा 13.8 मोलर। कितना आएगा 13.8 मोलर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वेवलेंथ कितनी है उसकी, लैम्डा दिया हुआ 242 नैनोमीटर। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 242 इंटू में 10⁻⁻9 मीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज सोडियम एटम, देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। तो कह रहे हैं कि इतनी वेवलेंथ है सोडियम के, जो सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए इतनी वेवलेंथ हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है सोडियम की इन किलोजूल पर मोल। देखो इन सिंपल वर्ड में बताऊँ कि आपको हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू क्या होगा, सी बाई लैम्डा। न्यू क्या होगा, सी बाई लैम्डा होगा। ठीक है, देखो यहाँ से जो हमारी एनर्जी आएगी ना, वो एनर्जी आएगी हमारी जूल में। आप यूनिट से करके देख लो, एच की यूनिट क्या होते हैं, जूल सेकंड, सी की यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, और लैम्डा की यूनिट क्या है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो बचा क्या, जूल। तो यूनिट क्या आएगी हमारी, जूल आएगी। हमें क्या चाहिए, किलो जूल पर मोल चाहिए, किलो जूल पर मोल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो इस जूल को किलो जूल बनाना है। जूल को किलो जूल कैसे बनाएंगे, जूल को किलो जूल बनाएंगे हम, जूल को किलो जूल बनाएंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और पर मोल मतलब हमें एन से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एन, एन मतलब एवोगैड्रो नंबर है ये, एन एच न्यू, और इंटू में क्या कर देंगे 10⁻³ कर देंगे। जूल से क्या बन जाएगा, किलो जूल बन जाएगा। एन क्या होगा हमारा 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। एच क्या है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू में न्यू को सी बाई लैम्डा कर देंगे, 3 इंटू 10⁸ लैम्डा कितना है 242 इंटू 10⁻⁹ और इंटू में क्या कर देंगे 10⁻³ जूल को किलो जूल बनाने के लिए। इस पूरे को सोल्व करें ना, पूरे को सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, अप्रोक्स 492 बता रहा हूँ, 492 किलो जूल पर मोल मेरा 492 आया है। बाकी ऑप्शंस में एक करेक्ट है, जो पास वाला आंसर होता है वही होता है, क्योंकि हम जैसे 6.02 यूज़ करें, वैसे वैल्यू 6.022 समथिंग होती है, ऐसे 6.6 यूज़ करें, ऐसे 6.6 आगे भी होती है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए होगा 494.65, जो पास वैल्यू होगी बिल्कुल उसी की हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें बस लैम्डा गिवन था तो एच सी बाई लैम्डा करना है, हमें पर मोल के लिए निकालना है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, और जूल किलो जूल कर लो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो उसको। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन हमें, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन मेटल हैविंग वर्क फंक्शन। हमने एक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा हमने फॉल कराई है मेटल की सरफेस पे। ठीक है, मेटल की सरफेस पे जैसे हमने फॉल कराई है तो क्या हुआ कि उसका वर्क फंक्शन कितना एच सी बाई लैम्डा है। तो हम बताओ कि इनमें से कौन सी कंडीशन पॉसिबल होगी। ठीक है, देखो हमें पता है कि हम यहाँ पे 3 केस पढ़ते हैं। 3 केस कैसे पढ़ते हैं, अगर हमारी जो एनर्जी है, या फिर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी है न्यू नोट, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी है न्यू नोट, अगर हम न्यू नोट से कम फ्रीक्वेंसी की डालेंगे, अगर न्यू नोट से हम, न्यू नोट है हमारी जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, अगर हम उससे कम फ्रीक्वेंसी की डालेंगे तो इजेक्शन नहीं होगा, अगर हम उसके इक्वल डालेंगे तो इजेक्शन होगा, अगर हम उससे भी ज़्यादा डालेंगे तो इजेक्शन होगा भी, साथ में जो बाकी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज़ होगी, मतलब जो बाकी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में यूज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर फिर मूव भी करेगा काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, ओके, अब हमें कंडीशन बतानी है। देखो इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनती है कि अगर मैं ई एनर्जी की डाल रहा हूँ, अगर मैं ई एनर्जी की उस पर डाल रहा हूँ, एनर्जी की रेडिएशन डाल रहा हूँ, तो जो मेरी ई एनर्जी है, ई एनर्जी ई नोट से ज़्यादा होनी चाहिए। ई नोट क्या है, वर्क फंक्शन, क्योंकि उसको कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए कि वो क्या करा दे, इजेक्ट करा दे। या वो कम भी हो सकती है या वो क्या हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, कम भी हो सकती है इक्वल भी हो सकती है। ई नोट है कम से कम एनर्जी चाहिए तो उतनी चाहिए, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। दोनों केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इक्वल हो या फिर वो क्या हो, ज़्यादा हो।
ई क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, ई नोट क्या हो गया, एच सी बाई लैम्डा नोट, एच सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जो हमारा लैम्डा नोट है वो क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गया लैम्डा के, लैम्डा नोट क्या ग्रेटर देन आ गया लैम्डा के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, लैम्डा नोट, देखो यहाँ पे लैम्डा ज़्यादा है ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे लैम्डा ज़्यादा ये भी नहीं हो सकता, लैम्डा नोट ज़्यादा है और इक्वल है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर इसका आएगा सी आएगा इसका ऑप्शन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द रेडियस ऑफ, हमें क्वेश्चन गिवन है, इसकी हमें रेडियस निकालनी है, एल्यूमिनियम 1327, हमें इसकी रेडियस निकालनी है। देखो रेडियस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3, आर इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। ए क्या है, ए है हमारा मास नंबर, एल्यूमिनियम का मास कितना है 27 है। आर नोट क्या है, आर नोट है हमारे पास कॉन्स्टेंट है, आर नोट क्या हमारे पास, आर नोट है हमारा कॉन्स्टेंट है आर नोट, ठीक है। और जो वो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है हमारी 1.2 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, 1.2 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन में हमारा मीटर आ रहा है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर बन जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि छोटी वैल्यू से बड़ी, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो -15 आ जाएगा। पुट करें, आर इज इक्वल टू आर नोट कितना है 1.2 10⁻⁻15, ए कितना है 27, तो 27 रेज टू पावर 1/3, सो 1.2 इंटू 10⁻⁻15, 27 को लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3, और इंटू में क्या आएगा 1/3, तो 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, सो 1.2 इंटू में 3 इंटू में 10⁻⁻15, तो वैल्यू आ गई है 3.6 इंटू में 10⁻⁻15। देखो मैं सही बताऊँ आपको, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर तो आएगा 3.6, पर 3.6 आंसर हमें क्वेश्चन के जो आंसर है वो हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, 1.2 की जगह 4/3 यूज़ किया हुआ है, 1.2 की जगह 4/3, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है, पर इन्होंने 4/3 यूज़ किया हुआ, 4/3 से ये 4 आई हुई है वैल्यू, ठीक है। वैसे 3.6 से जो पास वैल्यू है वो 4 ही है, तो इसका आंसर इसलिए क्या बनता है, डी बनता है, पर एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 3.6 आएगी, ठीक है। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस, ये थे हमारे डीपीपी। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को, या वीडियो में कमेंट करो, और कमेंट करके बताओ कि मेरे को किस क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपको डाउट वहाँ पे क्लियर करूँगा। और जो आपकी मोलैरिटी है उसको सही से करो, मोलैरिटी के मैं 1-2 लिंक सेंड कर दूँगा आपको, उसको आपको सही से करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।